सोना नहीं, अटेंटिव वे में सुन लेना। ठीक है, पहले हम बात करें बायोमोलिक्यूल्स के बैकग्राउंड की, इंट्रोडक्टरी बोले अगर कि बायोमोलिक्यूल्स है क्या, तो हमें ध्यान में रखना है कि बायोमोलिक्यूल्स हर वो प्रोडक्ट है जो मेटाबॉलिक रिएक्शन से फॉर्म हो रहा है, और बायोमोलिक्यूल्स हर वो प्रोडक्ट है जिसके मिलने से, जिसके कंपोजिशन से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बन रही है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो रहा है। और जब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो रहा है तो उसके अंदर जो मैकेनिज्म चल रही है उसमें बायोमोलिक्यूल्स बन रहे हैं। इट मीन्स कि अगर हम एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ओरिजिन ऑफ लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहले बायोमोलिक्यूल्स आए हैं, उसके बाद एक लाइफ बनी है। क्लियर? और उसमें भी सबसे पहले मीथेन आया था, तो अमाइनो एसिड पहले आए, प्रोटीन्स पहले बने। क्लियर? ये चीज ध्यान में रखोगे तो किसी को कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कैसे बायोमोलिक्यूल, अंडा आया, मुर्गी आया, इस तरीके की चीज नहीं होगी। ठीक है, अब ध्यान में रखना है कि हमें इनको जो क्लासिफाई किया गया है माइक्रोमोलिक्यूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहे हैं। अभी हम पहले बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें 4 मेजर पार्ट ऑफ में इनको क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड इज लिपिड, थर्ड इज प्रोटीन, एंड फोर्थ वन इज न्यूक्लिक एसिड। Among all of them there is lipid which is micromolecule, ध्यान में रखना है हमें थोड़ा, माइक्रो बायोमोलिक्यूल या माइक्रोमोलिक्यूल, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, रेस्ट ऑफ द थ्री इज आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल। अब बात आती है कि मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है, माइक्रोमोलिक्यूल क्या होता है। ठीक है, तो ये जो हमारी बॉडी बनी हुई है उसमें मेजर कंपोनेंट बायोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, तो वहां पे कंपोनेंट चल रहा है कि वहां पे कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, इनके अलावा कुछ मिनरल्स हैं, कुछ आयंस हैं। क्लियर? कुछ एलिमेंट्स अदर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है जो कि सबसे मेजर कंस्टिट्यूएंट्स में, यहाँ पे नहीं लिया गया उसको क्योंकि वो एक केमिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी बॉडी बनी हुई है पूरी ओवरऑल, जिसमें हमें इस फ्लो चार्ट से ध्यान में रखो तो एनर्जी की मतलब एनर्जी लेने के लिए हम कार्बोहाइड्रेट को यूज करते हैं, और ग्रोथ हो रही है, जो बिल्डअप हो रहा है, एक बॉडी डेवलप हो रही है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, उसके लिए जो बिल्डअप मटेरियल होता है वो प्रोटीन होता है। और एनर्जी को स्टोरेज फॉर्म में, मतलब एक्सेस अमाउंट में आपने खाना वाना खाया हुआ है जो भी, वो यूटिलाइजेशन के बाद भी आपके बॉडी में बच रहा है तो उसको स्टोर किया जाता है फैट के फॉर्म में। ठीक है, लिपिड्स फैट के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। एक हो गया एनर्जी जिससे हम ले रहे हैं, एक हो गया जिसको हम स्टोर कर रहे हैं जिस फॉर्म में, थर्ड हो गया जिसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं और बिल्डअप कर रहे हैं बॉडी को, एंड फोर्थ नंबर पोजीशन तो फोर्थ दिया है, लेकिन ये सबको कंट्रोल करने वाला बॉस। क्लियर? तो सेल का बॉस, सेल में बॉस कोई है तो वो न्यूक्लिक एसिड है, जिसके पास इन सब की सिंथेसिस और इन सब की मेटाबॉलिज्म को कराने का कंट्रोल है। क्लियर बेटा? तो समरी में आई थिंक ये चीज क्लियर होगी कि ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, इन सब का कंट्रोल न्यूक्लिक एसिड के पास है। ठीक, अब आते हैं अपन, देखते हैं माइक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल भी अगर सुनना चाहो तो इसी ग्राफ से हो जाएगा कि माइक्रोमोलिक्यूल, जब हम वेट की बात करें अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर वेट हम उनको सेपरेट करते हैं, तो जो भी लोअर रेंज के माइक्रोमोलिकुलर वेट में है, लेस देन 800 डाल्टन से कम है, या 1000 से नीचे हम थेरेटिकली बात करें तो वो सब माइक्रोमोलिक्यूल हैं। और उससे अबव जो है, मतलब 1000 से अबव या प्रैक्टिकली 10,000 से अबव जो है वो सभी मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, तो अब यहाँ पे नीचे आपको यूनिट दी हुई है, उसके मतलब माइक्रोमोलिक्यूल, ये ऐसे माइक्रोमोलिक्यूल जिनसे मिलके वो बना हुआ है। क्लियर? तो हालांकि स्टार्च माइक्रोमोलिक्यूल नहीं है, जस्ट हम बता रहे हैं आपको, जैसे शुगर की इस लेवल की बात कर तो ये माइक्रो, ये तो पूरा ही माइक्रोमोलिक्यूल है। अमाइनो एसिड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड, बेस, पेंटोज, शुगर, ये सब क्या हो गए आपके माइक्रोमोलिक्यूल। वो कंस्टिट्यूएंट्स जिनसे मिलके बड़ा एलिमेंट मैक्रोमोलिक्यूल बना हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, डिफरेंस देख रहे हो, जो हमने बोला वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर पॉलीसेक्राइड को रिलेट करें तो शुगर का है, न्यूक्लिक एसिड को रिलेट करें न्यूक्लियोटाइड है, प्रोटीन को रिलेट करें अमाइनो एसिड। ठीक है, अब यहीं पे एक बात आ जाती है कि इनकी बॉन्डिंग क्या है। अमाइनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड है, शुगर में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, न्यूक्लियोटाइड के बीच में डाइफॉस्फेट बॉन्ड है।
ठीक है, जनरल बॉन्ड जो यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर को बनाने में रोल प्ले कर रही है। अलोंग विथ इसके अलावा हर जगह पे बेटा कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट। ठीक है, बॉन्ड के नेचर जब केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा या पढ़ाया जाएगा तो ध्यान से देखना, तो सारे बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन हम मेन बॉन्ड की बात। ठीक है, तो माइक्रोमोलिक्यूल के केसेस में बाकी आपके मिनरल्स, आयंस, विटामिन, जो विटामिन तो हाँ ठीक है वो सब आ जाएंगे यहाँ पे। सुगर, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, इन सब को बात करें ये सब माइक्रोमोलिक्यूल है। ये भी आपका माइक्रोमोलिक्यूल है। अकॉर्डिंग टू रेटेंटेड जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं, रेटेंटेड और फिल्ट्रेट वाली, उसके अकॉर्डिंग ये रेटेंटेड में मिलता है। तो कई सारी बुक डायरेक्ट इसको रेटेंटेड की वजह से माइक्रोमोलिक्यूल में मेंशन कर, बट आपको अपनी नॉलेज ध्यान में रखनी है। पेटेंटेड में पूछा गया है, मैक्रोमोलिक्यूल पूछा गया है और वही ऑप्शन आपके सामने है, तो आप लिपिड को मैक्रोमोलिक्यूल टिक करो। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर वेट लिपिड इज अ माइक्रोमोलिक्यूल, और वो क्योंकि डिजोल्व नहीं हो सकता है, डिजोल्व नहीं हो रहा है, उस वजह से वो रिटेंटेड में फॉर्म है, सॉलिबिलिटी नहीं है उसकी किस एसिड के साथ। फिर से वही क्वेश्चन और फिर से शांति। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ सॉलिबिलिटी को नहीं शो करता है, इसलिए वो लिपिड मॉलिकुलर वेट लो होने के बावजूद भी रेटेंटेड का पार्ट। इज इट क्लियर? अब फर्स्ट हम देखते हैं अमाइनो एसिड को। मैंने बोला पहला मॉलिक्यूल जो इन सारे मिक्सचर में, जो हमारा सूप था, हॉट सूप थी जिस वक्त हमारी अर्थ, उस टाइम जो मिक्सचर बन रहे थे और गैसेस रिलीज हो रही थी, मॉलिक्यूल्स डेवलप हो रहे थे, उसमें एक ऐसा मॉलिक्यूल बन गया मीथेन। मीथेन गैस वहां पे प्रेजेंट थी, इट इज अ गैसियस फॉर्म एंड अमाइनो एसिड इज नॉट अ गैसियस फॉर्म, उसको आप क्रिस्टलाइन निकाल सकते हो। ठीक है, वो बायोमोलिक्यूल है। तो इसी मीथेन गैस के कुछ ऐसे डेरिवेटिव जो वहां पे सराउंडिंग में अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट थे, वो मीथेन को डेरिवेटिव उसको रिप्लेस किए, उसके H प्लस आयन को निकालते गए और H प्लस आयन का निकलना क्या हुआ? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। कल एक बच्चे ने पूछा मुझसे कि ऑक्सीडेशन को आपने रिलेट कैसे कर, ठीक है रिलेट कैसे, मैंने रिलेट कैसे किया था बेटा, मैंने प्रोटॉन को बोला, H प्लस को अपन प्रोटॉन डील कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मैंने बोला, तुम लोगों ने बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल अमाउंट में होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है एक निगेटिव चार्ज है। तो प्रोटॉन जहां एंटर कर रहा है, जो ले रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को भी लेगा, ऐसे रिलेट कर दिया। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? तो ध्यान में रखो, जब मीथेन का डेरिवेटिव बनने लगा तो वहां पे एक ग्रुप COH, एक NH2 और एक जो वेरिएबल है R वो अटैच्ड हुआ है। एंड फाइनली आपका छोटा सबसे सिंपल, अगर R को S से रिप्लेस कर दिया जाए, कौन सा अमाइनो एसिड हो जाए? ग्लाइसिन। ठीक है, और इसको एक ऐसा कार्बन जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हो, मतलब एक्सेप्ट ग्लाइसिन, वो कार्बन जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट हो उसको कायरल कार्बन कहते हैं, और जो सेंटर में हो, रिलेटेड हो सभी चारों ग्रुप से अलग अलग, उसको अल्फा कार्बन भी कहते हैं। इसलिए सारे अमाइनो एसिड जो है वो अल्फा अमाइनो एसिड है। इज इट क्लियर? अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप। अब हम बायोमोलिक्यूल के डेफिनेशन में हम देखते हैं कि कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बायोमोलिक्यूल। ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स में हमने देखा कि अल्फा अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन वहां पे प्रेजेंट है, कार्बन से डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है। जब ग्लाइसिन है, 2 H प्रेजेंट है, उस केस में कायरल कार्बन नहीं बोलेंगे हम उसको, क्योंकि चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो ग्लाइसिन जो है वो कायरलिटी को शो नहीं करता है। कायरल पता नहीं ये पहले बताया था या नहीं बताया था, तो देख लेना नोट्स में है या नहीं ये टर्म कायरल। ठीक है, अमाइनो एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए जो कि मीथेन के डेरिवेटिव हैं, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। अब बस इससे ज्यादा बोलेंगे तो फर्स्ट अमाइनो एसिड ही पढ़ा। ठीक है, ग्लाइसिन, एलानिन, सेरिन, ये हमको ध्यान में रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसके अलावा मैंने सारी लिस्ट तुम लोग को जो दे रखी है उसको रिवाइज करते रहोगे टाइम टू टाइम। हम यहाँ पे देख रहे हैं नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप है। आर ग्रुप वेरिएबल है, मतलब साइड चेन है, जितना भी ब्लू ब्लू शेडेड शो कर रहा है वो उसका साइड चेन हो गया। जैसे हम यहाँ पे किसको ले लें, लाइसिन को लेते हैं, लाइसिन की साइड चेन आर ये है, इसको हम हटा के सिर्फ आर लिख देंगे तो अमाइनो एसिड हो जाएगा। क्लियर? कोई अमाइनो एसिड, कोई रैंडम, इसको आर लिख दें तो कोई रैंडम अमाइनो एसिड हो गया। लेकिन जब ये ग्रुप आ रहा है, मेंशन है, तो जो भी एक प्रॉपर्टी है अमाइनो एसिड की, दैट इज डिपेंडेंट ऑन
these और with जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है along with अमाइनो ग्रुप की अपनी प्रॉपर्टी है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अपनी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो चलो हो गया आपका, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक और एसिडिक जो दिए हुए हैं, एरोमेटिक जो नाम दिए हुए हैं ये ध्यान में रखोगे। टीपीटी एरोमेटिक के लिए सिंपल सी चीज है, टायरोसिन, फेनाइलएलानिन एंड ट्रिप्टोफान। एरोमेटिक रिपीटेडली पूछा जाने वाला है तो ये ध्यान में रखोगे टीपीटी, ठीक है। टायरोसिन, फेनाइलएलानिन एंड ट्रिप्टोफान। जो लिस्ट है आपका एसिडिक बेसिक उसको आप रिवाइज करोगे। नाउ एक टर्म आया था ज्यूटेराइनिक इफेक्ट, आयनाइजेबल फॉर्म जो इंटरचेंज हो रहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि अमाइनो एसिड, जब हम उसको अमाइनो एसिड बोल रहे हैं तो एसिडिक प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू COH ग्रुप एंड बेसिक प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू NH2 ग्रुप अमाइनो। क्लियर। अब हम नेक्स्ट चीज ये है कि ज्यूटेराइन पीएच का वेरिएशन हो रहा है। पीएच के वेरिएशन में हमें ध्यान में रखना है, ज्यूटेराइन वो फॉर्म है जब एक ही अमाइनो ग्रुप पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज हो, तो दैट इज ज्यूटेराइन। क्लियर। अब ये लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड होगा, प्रोटीन है या प्राइमरी प्रोटीन है उसमें भी ये क्रिएट हो सकता है, तो मतलब नेट चार्ज उसका जीरो होगा, नेट चार्ज जीरो होगा। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो वही बात हो गई। पूरी प्रोटीन चेन के लिए भी हम इस तरीके से कह सकते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। जब हम बात कर रहे हैं एक अमाइनो एसिड की, तब हम कह रहे हैं कि एक ही अमाइनो एसिड पे, अब एक अमाइनो एसिड है तो एक उसके पास अमाइनो ग्रुप है, एक COH ग्रुप है, उसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों होगा, ठीक है। और इसको अप्लाई कर लो कि एक लॉन्ग चेन है प्रोटीन, उसको अगर हमने ज्यूटेराइनिक फॉर्म उसका देखना है, बफर पे वो किस तरीके से, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे वो कैसे बिहेव कर रहा है, तो देयर शुड बी, अगर वो ज्यूटेराइन फॉर्म में होगा तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब इसमें वेरिएशन को ध्यान में रखना हमें। हाई पीएच मतलब बेसिक, बेसिक कंडीशन में एसिडिक ग्रुप रिएक्ट करता है, एसिडिक कंडीशन में बेसिक ग्रुप रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो एसिडिक कंडीशन लो पीएच है, NH3 NH2 एक H को ले लेगा, मतलब H प्लस आयन बढ़ रहा है, H प्लस आयन बढ़ रहा है, इस H प्लस आयन बढ़ने से एसिडिटी बढ़ रही है, जो सराउंडिंग में इन्वायरमेंट है वो एसिडिक कंडीशन में जा रहा है, ठीक है। और एसिडिक कंडीशन में जा रहा है तो बेचारा जो नॉर्मल अमाइनो एसिड था उसका फंक्शन रुक जाएगा। ये अमाइनो एसिड कैसे कहता है कि तुम नॉर्मल ही रहो, तुम अपने फंक्शन को कैरी करो, हम अमाइनो ग्रुप यहाँ पे अपना थोड़ा सा त्याग करेगा और वो कहता है कि हम आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो H प्लस आयन जो इन्वायरमेंट उसके सर्टेन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हुआ था उसको वो लेता जाएगा, तो NH2 कन्वर्टेड टू NH3 प्लस इन एसिडिक कंडीशन, ठीक है। और सिमिलरली बेसिक कंडीशन में क्या होगा, COH अपना H प्लस दे देगा, क्योंकि बेसिक कंडीशन में H प्लस आयन कम है, OH माइनस आयन ज्यादा हो जाएगा, H प्लस लो होगा, OH माइनस हाई हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे केस में क्या करना है, एक H आ जाए तो ये OH मिलके H2O बनाते जाएगा और नॉर्मल कंडीशन बनती जाएगी, तो ये आपको ध्यान में रखना। जब भी लगे कि ज्यादा हो जा रहा है, ओवर हो रहा है, तो रुकवा देना, कोई जरूरी नहीं है एक ही दिन में सब कुछ पढ़ना, बट ग्रास्पिंग पावर देखो कि अभी चल रहा है, चल, ठीक है। अब इम्यूनो एसिड का एक एग्जांपल दिया, फिर मैंने एल आइसोमर की बात की है कि अमाइनो एसिड के केस में जो सभी हैं अमाइनो एसिड जो प्रोटीन को फॉर्म कर रहे हैं वो सभी एल आइसोमर है, ठीक है, डी आइसोमर नहीं है। ह्यूमन एडल्ट में फिर हमने एक बात करी है एसेंशियल नॉन एसेंशियल की। एसेंशियल मतलब जो बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है उसको डाइट के थ्रू लेना है, तो वो एसेंशियल हो जाए, ठीक है। जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है वो नॉन एसेंशियल है, हम अपने मेटाबॉलिज्म से जो हम रिएक्शंस देख रहे हैं उससे हम लोग उसको फॉर्म कर लेंगे। तो ऐसे एसेंशियल अमाइनो एसिड कितने हैं, एडल्ट के केस में 8 एंड बच्चों के केस में 10, ठीक है। बच्चों के केस में कौन सा ऐड हो जाएगा, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ये यहाँ से MCQ हो गया, ठीक है। अब बॉन्ड की बात कर रहे हैं, कोई भी मोनोपेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है पहले तो अपने को कॉन्सेप्ट में, क्योंकि एक अमाइनो मॉलिक्यूल, एक मोनो मॉलिक्यूल जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बना सकता। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए CO और NH2 के बीच में बॉन्डिंग होनी चाहिए, और एक अमाइनो एसिड ऐसे
मतलब इसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसको बस इतनी रिक्वायरमेंट है कि एक H+ दे दे और एक H+ रिसीव कर ले। तो एक में जो हमने ज्यूटेरानिक केस की बात की, NH3+ हो सकता है और CO- हो सकता है। इस H को हम रोटेट कर सकते हैं, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकलेगा। तो इस केस में कोई मोनोपेप्टाइड होता नहीं है अमाइनो एसिड के केस में या प्रोटीन के केस में। जो सिंपल सी चीज है दैट इज डाइपेप्टाइड। मोनोपेप्टाइड बॉन्ड नहीं होगा। क्वेश्चन में आ रहा है कि दो पेप्टाइड के मिलने से जो बॉन्ड बनती है वो कौन सी होगी, तो वो होगी डाइपेप्टाइड। दो अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2। अब इनके बीच में जब बॉन्डिंग होगी तो हमें ध्यान में रखना है, जो इनिशियली फर्स्ट अमाइनो एसिड होगा, लॉन्ग चेन की बात करें तो उसके पास फ्री अमाइनो ग्रुप होगा, और जो राइट हैंड साइड पे होगा उस लॉन्ग चेन में उसके पास COH ग्रुप होगा। इट मीन्स के बीच के उसके सारे अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व हो रखे हैं पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्मेशन में, इसलिए वो लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड फॉर्म हो। क्लियर? ठीक है। अब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या है? इट इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोजनेशन, कंडेंसेशन रिएक्शन। वाटर मॉलिक्यूल का निकलना, डिहाइड्रोजनेशन, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और CONH बॉन्ड जो बनती है इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर? ठीक है। अब ये दो मॉलिक्यूल को जोड़ रहा है इसलिए इसको बोल रहे हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लियर है इतनी चीजें? कहीं पे भी किसी को डाउट होगा रोक लेना भाई। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन देख लिया हम लोगों ने, इस तरीके से लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बनेगी। अब वो लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड में कभी भी अगर हम यहाँ पे डाइमर की होमो और हेट्रो की बात करें तो प्रोटीन के केस में होमो केस कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एलेनिन 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 जुड़ के एकदम लॉन्ग चेन एलेनिन की हो गई और वो कोई फंक्शनल प्रोटीन हो। तो ये केस प्रोटीन में नहीं है, जबकि कार्बोहाइड्रेट में है। ग्लूकोज की लॉन्ग चेन आपका स्टार्च और सेलुलोज को फॉर्म कर सकती। तो प्रोटीन हमेशा हेट्रोपॉलीमर होता है। अब वो हेट्रोपॉलीमर क्यों है? ये जो कोडॉन है, ये जो कोड है, जेनेटिक्स में पढ़ाएंगे हम आपको, ये mRNA पे लिखी हुई इंफॉर्मेशन है। ठीक है। जस्ट mRNA का एक स्ट्रैंड है, उसपे यही सारे कोडॉन लिखे हो सकते हैं। क्लियर? इस कोडॉन के अकॉर्डिंग वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट अमाइनो एसिड को लाएगा राइबोसोम के पास, tRNA लेके आता है और राइबोसोमल RNA जो राइबोसोम के अंदर है वो सब मिलके इसको प्रोटीन के फॉर्म में पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हुए एक दूसरे से अटैच करते जाते हैं और लॉन्ग चेन का। अब जस्ट सपोज ये होमो हेट्रोपॉलीमर नहीं है, ठीक है, इसका मतलब एक बार सिस्टीन आ गया, एक बार आर्जिनिन आ गया, एक कोड है सेरीन का, एक कोड है ग्लाइसिन का, और ये सब एक दूसरे से अटैच होते जा रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। और ऐसे 100,000 मॉलिक्यूल जब अटैच होंगे, जब तक टर्मिनेशन कोडॉन नहीं आएगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है स्टॉप कोडॉन, इनिशिएशन कोडॉन। ठीक है। तो पहला हर प्रोटीन का पहला अमाइनो एसिड हमेशा मेथियोनिन होता है, मेट बोलते हैं उसको, रिप्रेजेंट करते हैं। 3 लेटर रिप्रेजेंटेशन होता है अमाइनो एसिड का, 1 लेटर रिप्रेजेंटेशन होता है और फुल नेम। तो मेथियोनिन फर्स्ट इसलिए होता है क्योंकि AUG जो है वो स्टार्टिंग कोडॉन है। जब ट्रांसलेशन होता है तो उसका स्टार्टिंग कोडॉन मतलब mRNA पे वहीं से सिंथेसिस स्टार्ट होगी जहां पे AUG मिलेगा, अदरवाइज वो राइबोसोम पे। इस तरीके से राइबोसोम की दोनों यूनिट जब बाइंड कर जाती है और ये mRNA आया तो ये आगे बढ़ता जाएगा, उसको कोई सिंथेसिस नहीं करेगा, कोई डिटेक्ट नहीं किया जब तक उसके पास AUG नहीं आ जाए। तो दिस इज इनिशिएशन कोडॉन। ठीक है। इसी तरीके से इस चेन में चलते गए चलते गए चलते गए, रीड करता जा रहा है, अमाइनो एसिड बना रहा है, और जब तक UAA या UAG या UGA, याद करने का तरीका इसको होता है, UAA लिख लिया पहले आपने, एक ए को G से रिप्लेस कर दिया और G और A को सफल कर दिया, तो UAA, U कॉमन है, UAA, UAG, UGA, 3 स्टॉप कोडॉन है। इन तीनों में से कोई भी एक सीक्वेंस आया उसको राइबोसोम टर्मिनेशन कोडॉन की तरह रीड करेगा और प्रोटीन चेन टर्मिनेट हो जाएगी। क्लियर? और वो कुछ कोड नहीं करता है, कोई अमाइनो एसिड कोड नहीं होगा, तो जस्ट उसके पहले वाला जो कोडॉन रहेगा, जो कोड हुआ होगा, वही अमाइनो एसिड प्रोटीन चेन की लास्ट अमाइनो एसिड होगी। इसलिए कभी लास्ट अमाइनो एसिड फिक्स नहीं आया। ठीक है। इनिशिएशन कोडॉन, और वो एक अमाइनो एसिड मेथियोनिन को कोड भी करता है, इसलिए इनिशिएशन कोडॉन फिक्स है और हर प्रोटीन का पहला अमाइनो एसिड फिक्स है।
अब ये एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ डिस्कस नहीं करते, ये सारे आप लोग रिवाइज करोगे। नेक्स्ट आते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, नेम इंडिकेट कर रहा है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अमाइनो एसिड क्या है? अमाइनो प्लस एसिडिक ग्रुप, अमाइनो एसिड मीथेन के डेरिवेटिव। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक, बाकी आप CHO N वाला रेशियो याद रखो। CHO 1:2:1 है तो वो कार्बोहाइड्रेट होगा। CHO के साथ N होगा तो वो प्रोटीन हो जाएगा क्योंकि अमाइनो ग्रुप आ गया। P आ गया तो CHONP वो डीएनए न्यूक्लिक एसिड RNA डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब CHO में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन C के H के कंपैरिजन में बहुत लो है, मतलब C इज हायर देन O। तो क्या हो जाएगा आपका बेटा? छोटा मॉलिक्यूल जो कि लिपिड। ठीक है, CHO प्रेजेंट है लेकिन ऑक्सीजन इज मच मच लेस देन CH is much higher than oxygen या oxygen is much less than CH ग्रुप या कार्बन ग्रुप। तो ऐसे केस में वो क्या हो जाएगा? लिपिड। अब आते हैं वापस से कार्बोहाइड्रेट की बात करें। देयर आर स्मॉल साइज सिंपल चेन। अब कार्बोहाइड्रेट के केस में ऐसा है कि अमाइनो एसिड भी जैसी हमारी एक एक अमाइनो एसिड अपना एक इंडिविजुअल रोल प्ले कर रही है मेटाबॉलिज्म में। किसी का वो प्रिकर्सर है, किसी मेटाबॉलिक पाथवे में वो इंटरफेयर कर रही है और वो किसी दूसरे फॉर्म में चेंज होके उसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना के उस पाथवे को चला रही है। बट फंक्शनल वही 20 अमाइनो एसिड है, मैजिक 20 बोलते हैं, जो प्रोटीन को फॉर्म कर रही है। इसके अलावा 400 से 500 अमाइनो एसिड एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है जो अपना डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे में इंपॉर्टेंट रोल कंट्रीब्यूशन दे रही है एक तरीके से। ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के केस में क्या है? एक सिंपल सिंपल शुगर मॉलिक्यूल भी एक्टिविटी कर रहा है। तो यहाँ पे मोनोसेक्राइड भी है, डाइसेक्राइड भी है, ओलिगोसेक्राइड भी है, पॉलीसेक्राइड भी है। इसके लिए मैंने बताया था सेक्राइड टर्म इज रिलेटेड टू शुगर। ठीक है, मोनोसेक्राइड एक शुगर मॉलिक्यूल, मोनोसेक्राइड दो शुगर मॉलिक्यूल, डाइसेक्राइड 3 से 9 ओलिगोसेक्राइड एंड मोर देन 9 या 10 से आपको मिलता है, क्वेश्चन में आ जाता है तो 10 को भी आप इंक्लूड कर लो। तो मोर देन 9 या 10 से अपर सारे क्या हो गए? पॉलीसेक्राइड। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या है? 1:2:1 CHO का रेशियो होगा एंड CH2ON। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। इसको ओपन कर दें हम तो CnH2nOn सब लिखवाया हुआ है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि ग्रुप जो है कार्बोहाइड्रेट का, मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड हो या मोनोसेक्राइड के लेवल पे बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो एक ग्रुप है कीटोन ग्रुप का, एक है एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो कीटोन ग्रुप जिसमें प्रेजेंट है उनको कलेक्टिवली हमने कीटोस कह दिया, और जिसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बोलते हैं एल्डोलेज। तो ग्लूकोज, राइबोज, गैलेक्टोज, जाइलोज, ग्लिसरैल्डिहाइड, ये सभी क्या हो गए? आपके एल्डोलेज में आते हैं। ठीक है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप CHO से रिप्रेजेंट करते हैं। आईपीएक नेम करोगे फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग, आईपीएससी नेम दोगे तो वहां पे भी ये सब पॉइंट आएंगे। आप सेम चीज है, वहां पे भी कीटो बोलेंगे CO को, यहाँ पे भी कीटो। कीटो ग्रुप प्रेजेंट है तो ऐसे ग्रुप को कार्बोहाइड्रेट के कीटोस कहेंगे। ठीक है, फ्रक्टोज इसमें अच्छा वाला एग्जांपल ध्यान में रखना है। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ये आइसोमर है, एपीमर है बेसिकली। स्ट्रक्चरली इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। ऐसे ही राइबोज से राइबोलोज को रिलेट कर सकते हो, जाइलुलोज, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये सभी आपके फ्रक्टोज ग्रुप को बेयर करने वाले कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब आप फंक्शनल ग्रुप को देखो तो CHO के केस में टर्मिनल होता है फंक्शनल ग्रुप, एंड कीटोन के केस में इंटरमीडिएट चेन में प्रेजेंट होता है, मतलब इंटरमीडिएट कार्बन आपके काउंटिंग में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट एल्डोलेजेस को देख रहे हो। ग्लिसरैल्डिहाइड सिंपलेस्ट है एकदम। राइबोज 3 कार्बन में ट्राइग्लिसरैल्डिहाइड बोल रहे हैं क्या हम? वहाँ पे 3 कार्बन में बात करें तो 1 2 3। फिर राइबोज है, ग्लूकोज है। राइबोज हमें पता है 5 कार्बन है, ग्लूकोज 6 कार्बन है, गैलेक्टोज भी 6 कार्बन है, और इसमें रोटेशन इसमें आपके हाइड्रोक्सिल आयन और H+ आयन की मिरर इमेज है ये एक तरीके से। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट नहीं है। देखो अब ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज की बात करें, कहाँ है? ठीक है, तीनों का फॉर्मूला यही है C6H12O6।
ठीक है। इन दोनों के केस में क्या है, फंक्शनल, ये फंक्शनल ग्रुप इनके डिफरेंट डिफरेंट है, एक में टर्मिनल एंड पे है, एक में इंटरमीडिएट है, एक में एल्डिहाइड है, एक में कीटोन। यहाँ पे क्या है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप कॉमन है, और ये स्टेंसियो आइसोमर होता है, रोटेशन के टाइम ये आइसोमेरिस को शो करेगा। ठीक है, मतलब जब लाइट दिया जाएगा तब वहां पे ये रोटेशन को शो करेगा, और दिस इज अ काइंड ऑफ मिरर इमेज बना। ठीक है, फॉर्मूला सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कॉमन है। ऐसे ही कीटोज में आगे आपको फंक्शनल ग्रुप से ध्यान में रखना है। ठीक, डी ग्लूकोज। अब हमने यहाँ डिवीजन करके एक चार्ट दे रखा है, कुछ कहानी नहीं, तो इस चार्ट को रिवाइज करते जाओगे तो भी क्लियर रहेगा। 1 सुगर यूनिट मोनोसेक्राइड, 2 सुगर यूनिट डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड 3 to 10, 3 to 9। ठीक है, मोर देन 10 या 10 से ऊपर वो सब आपके पॉलीसेक्राइड हो जाते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, सिर्फ इतने एग्जांपल भी काफी है आपके लिए। रैफिनोज, स्टेरकाइलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड डायट्री फाइबर इंक्लूडिंग सेलुलोज। ठीक है, वो सभी आपके क्या हो जाएंगे, पॉलीसेक्राइड। ठीक है, अब मोनोसेक्राइड सेक्राइड में एक क्वेश्चन जो कंफ्यूजन करता है, इसको आप पॉलीमर में ले जा मतलब ओलिगोमर में ले जाते हो, जब यहाँ पे C5 C4 ऐसा आ जाता है। ठीक है, पेंटोज शुगर की बात आ जाए, वो ओलिगोमर नहीं है, वो कार्बन के नंबर बताता है। ठीक है, तो कार्बन के नंबर मतलब C6H12O6 की जब हम बात किए तो वहां पे इंटरमीडिएट जो चेन थी एल्डिहाइड के बाद, उसमें 3 कार्बन प्रेजेंट, मतलब इंक्लूडिंग दैट 3 कार्बन प्रेजेंट। ठीक है, फिर जब हम पेंटोज की बात करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप CHO के कार्बन को इंक्लूड करके 5 कार्बन प्रेजेंट, तो दैट इज द नंबर ऑफ कार्बन इन अ सिंगल सुगर। तो ये सब मोनोसेक्राइड के टाइप्स। ठीक है, जिसमें आपको हेप्टोज तक जाना। ठीक है, अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी, लेफ्ट साइड में रोटेट करता है, राइट साइड में रोटेट करता है, उसके बेसिस पे आप डी और एल फॉर्म को बताते हो। मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट में होते हैं वो डी फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटीन में एल फॉर्म को रिप्रेजेंट। ठीक है, फिर हमें राइबोज और डीऑक्सी को ध्यान में रखना है, यहाँ शुगर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वो न्यूक्लियोटाइड का, डीएनए का, न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट है, इसके वहां से भी ध्यान में रखना है। अब ग्लूकोसामीन क्या हो गया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में अमीन ग्रुप जोड़ दिया, ग्लूकोसामीन हो गया, डेरिवेटिव हो गया ये से। एसिटाइल ग्रुप ग्रुप जोड़ दिया और अमीन ग्रुप जोड़ा है, अमीन ग्रुप में एसिटाइल ग्रुप जोड़, इसके आगे एक ग्रुप और आ गया, तो क्या हो गया वो, एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ मोनोसेक्राइड। जस्ट हम जो जनरल स्ट्रक्चर है उसमें डिराइव कर देना, नया स्ट्रक्चर बना। ठीक है, एसिडिक ग्रुप ऐड है तो ग्लूक्रोनिक और ग्लूकोनिक एसिड हो जाता है, ग्लूकोज में ऐड है तो ग्लूकोनिक हो गया, और गैलेक्टोज में ऐड है तो ग्लूक्रोनिक हो जाएगा। CHO को, अच्छा CHO को रिप्लेस करके ऐड हुआ है, ग्लूकोज में ही ऐड है, लेकिन CHO को रिप्लेस करता है तो ग्लूकोनिक हो जाता है। एंड CH2OH टर्मिनल एंड को, फंक्शनल ग्रुप को नहीं रिप्लेस किया है, तो उस केस में ग्लूक्रोनिक एसिड हो जाता है, और दोनों डेरिवेटिव है ग्लूकोज के, गैलेक्टोज के लिए। शुगर एल्कोहल, ऑल ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप को अटैच कर दिया गया, तो वो भी डेरिवेटिव कैसे हो गए, शुगर एल्कोहल हो गए, ग्लिसरॉल एंड मैनेथॉल। नाउ द टाइप ऑफ बॉन्ड में बात करें तो दो सैकेराइड मॉल। अब यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि डाइपेप्टाइड नहीं होता था, लेकिन मोनोसैकेराइड है। क्लियर, मोनोसैकेराइड का एग्जिस्टेंस है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में जो एडिशनल चीज है, बाकी कॉमन चीज है, कंडेंसेशन रिएक्शन है, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। एडिशनल चीज ये है कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं साइड चेन में जो आपका कार्बन है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व हो जाता है साइक्लिक स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में। ये जो आप देख रहे हो ये लीनियर स्ट्रक्चर है, और जो बॉडी के अंदर अपने एक्वस मीडियम में कन्वर्ट स्टेबल फॉर्म है, दैट इज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, या मोनोसैकेराइड की बात करें तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, और उस साइक्लिक स्ट्रक्चर के कन्वर्जन में आपका CHO ग्रुप और कीटो ग्रुप इन्वॉल्व होता है। ठीक, अब जो बॉन्डिंग बनेगी वो फंक्शनल ग्रुप के बीच में नहीं होगी, वो जो रिंग में आपके कार्बन मॉलिक्यूल है उसके अकॉर्डिंग बनेगी, और जिस जिस कार्बन के बीच में बॉन्डिंग बनती है उस कार्बन के नंबर को रिप्रेजेंट करते हुए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की नेमिंग होती है, 1 और 4। तो फर्स्ट वाले का फर्स्ट कार्बन एंड सेकेंड वाले शुगर मॉलिक्यूल का फोर्थ कार्बन इन्वॉल्व है बॉन्डिंग को बनाने में, तो लिंकेज क्या हो जाएगा, 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सेम वे में 1 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है,
क्लियर। तो बॉन्डिंग बनी, वाटर मॉलिक्यूल निकला, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बोलना है क्या, जो रोटेशन हो रहा है, जो बॉन्ड ब्रेक होता है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा एल्डिहाइड में, चाहे कीटो में डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और उसके बाद रोटेशन होगा और वो लास्ट चेन से बाइंडिंग करके, लास्ट कार्बन से बाइंडिंग करके उसको रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर। ठीक है, ये मैकेनिज्म है। एक्वस सॉल्यूशन, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर के फॉर्म में, वाटर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन, ये कन्वर्जन होगा। और हमारे बॉडी में हमें पता है फ्लूइड प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, तो वहां पे स्टेबल फॉर्म कौन सा होता है, साइक्लिक फॉर्म। नाउ अल्फा एंड बीटा, अब हमें ये ध्यान में रखना है कि जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है तो एक प्लेन ऐसा होगा जिसमें CH2OH ग्रुप और OH ग्रुप, ठीक है, जो बॉन्ड साइक्लिक बनाने में इन्वॉल्व हुआ था, उसका OH ग्रुप एक प्लेन में आएगा तो बीटा ग्लूकोज हो जाएगा, बीटा फॉर्म हो जाएगा। और डिफरेंट प्लेन में होगा अपोजिट, मतलब ये हो गया प्लेन, इसके अप साइड में एक है, लो साइड में एक है, दोनों अलग अलग प्लेन में है, तो ऐसे केस में अल्फा बोलते हैं और दोनों सेम प्लेन में। ठीक है, कौन सा, जो फंक्शनल साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने में जो कार्बन रोल प्ले किया है, उसके पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है वो CH2OH के साथ सेम प्लेन में आएगा तो अल्फा, एंड डिफरेंट प्लेन में जाएगा तो बीटा, सॉरी डबल, डिफरेंट में जाएगा तो बीटा और डिफरेंट में जाएगा तो अल्फा एंड सेम प्लेन में रहेगा तो बीटा। कोई क्वेरी यहाँ तक? ठीक है, अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। फिर आती है बात रिंग की, जो रिंग स्ट्रक्चर बना था उस रिंग के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है, मतलब 5 साइडेड रिंग है या 6 साइडेड रिंग है। और साइडेड रिंग को फ्यूरॉन और पायरेन बोलते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब एक कार्बन कम हो जाए। ठीक है, तो इस केस में जब 5 साइडेड रिंग होगी तो 4 कार्बन उसमें इन्वॉल्व है, कार्बन नंबर 4 इन्वॉल्व होंगे। और जब 6 साइडेड रिंग होगी तो कार्बन टोटल 5, -1 कर दिया जाता है क्योंकि एक प्लेस ऑक्सीजन ने ले लिया, एक साइड को ऑक्सीजन ने ले लिया। ठीक है, जैसे बेंजीन रिंग की बात करेंगे तो इसमें पूरे 6 आपके कार्बन, 1 2 3 4 6 सारे कार्बन ही। हाँ, दोनों केस में एक एक ऑक्सीजन आ गए। ठीक है, 5 -1 4 कार्बन, 6 -1 5 कार्बन। क्लियर। फ्यूरॉन रिंग कौन सी होगी, 4 कार्बन रिंग होगी। और जब आप साइक्लिक स्ट्रक्चर में इसको पढ़ोगे तो 5 साइडेड रिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, 5 साइडेड। और जब आप यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में पढ़ रहे हो तो एक साइड को इसने ऑक्सीजन ने रिप्लेस कर दिया है, इसलिए इसको 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, 5 -1, ये -1 जो हुआ है ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो फ्रक्टोज आपका किस में आ गया था, 5 साइडेड में, एंड ग्लूकोज आपका आ जाता है 6 साइडेड। फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये डिफरेंसेस दिख रहे हैं। डीऑक्सीराइबोज, राइबोज, ये भी 5 कार्बन शुगर है, 5 कार्बन शुगर है। इसमें ध्यान में रखना है फिफ्थ वाला कार्बन रिंग में नहीं है। ठीक है, रिंग के बाहर है, फोर्थ कार्बन से अटैच्ड है। जब हम साइक्लिक देख रहे थे तो भी फोर्थ कार्बन से ये ऐसे अटैच्ड है, CH2OH। ठीक है, तो यही साइक्लिक में कन्वर्ट होता है तो ये रिंग के बाहर चला है, 5 कार्बन है लेकिन 4 इन्वॉल्व है रिंग बनाने। क्लियर। डाइसैक्राइड की बात करें तो दो मोनोसैक्राइड के मिलने से डाइसैक्राइड बॉन्ड, डाइसैक्राइड यूनिट बनेगा और यहीं पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। एक मोनोसैक्राइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होगी, रोटेशन होगा, स्टेबल स्ट्रक्चर में होगा। दो मोनोसैक्राइड को ज्वाइंट करने के लिए जो बॉन्ड बनेगी वो हो गई डाइसैक्राइड, मतलब दो मॉलिक्यूल है तो डाइसैक्राइड, और बॉन्ड हो गया ग्लाइकोसिडिक। ट्राई होगा तो दो बॉन्ड बनेगी, 4 होगा तो 3 बॉन्ड बनेगी, एक बॉन्ड कम होती जाएगी। इसी तरीके से पॉलीसैक्राइड तक चले जाएंगे अब हम लोग। जो लॉन्ग चेन ऑफ सैक्राइड्स होगी वो हो जाएगी पॉलीसैक्राइड। और हर दो मॉलिक्यूल को, दो शुगर को ज्वाइन करने के लिए एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगी।
क्लियर बेटा? तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना है, ग्लूकोज को अपने को कॉमन रख देना है हर जगह। मोस्ट ऑफ द केसेस में ग्लूकोज कॉमन है। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज जी एफ मिलके गर्लफ्रेंड हो गई सुक्रोज, शायद कभी नहीं भूलोगे, मैं इस तरीके की ट्रिक इसलिए पढ़ाती नहीं हूँ, ठीक है। जी स्क्वायर हो गया माल्टोज एंड जी स्क्वायर जिसमें वेरिएशन है, डिफरेंट डिफरेंट जी स्क्वायर, वो हो गया आपका लैक्टोज। मतलब गैलेक्टोज, लैक्टोज वर्ड के लिए आप गैलेक्टोज पे चले जाओ। क्लियर? ये तीन तो आपको ध्यान रखना ही है डाइसेक्राइड में। अगेन इनके बीच में डाइसेक्राइड बॉन्ड, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रही है उसमें उसकी नंबरिंग याद करोगे, 1 4 आपका माल्टोज में है, 1 2 आपका सुक्रोज में है, एंड इस तरीके से आप लैक्टोज में 1 4 है। ठीक, तो आप ये नंबरिंग जरूर ध्यान में रखोगे, एक्स्ट्रा नोट्स जो भी बनाइए वहां पे ये नंबरिंग ध्यान में रखोगे, ये सब बाउंसर क्वेश्चन हो जाए। तो डाइसेक्राइड हो गया। रैफिनोज ट्राइसेक्राइड का एक एग्जांपल है, शुगर बीट में प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, जितने आप मोनोसेक्राइड से जोड़ जोड़ के डाइसेक्राइड बना रहे थे सबको एक में जोड़ दिया गया, तो आपका जो ट्राइसेक्राइड बन रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट रैफिनोज।